तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। कल हम आपको ज्योग्राफी बताए थे, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है टीचिंग विथ मनीष सर के नाम से, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने पढ़ा था, कल यहाँ से पढ़ना है हम लोग को कि पुरुष का जो साक्षरता दर कितना है, तो 82.14%। महिला का है 65.46%। तो पुरुष का है 82.14% और महिला का है 65.46%। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो इनकी जनसंख्या है 20,13,78,086। हालांकि 20 करोड़ खाली लास्ट वाले 86 अगर याद करेंगे तो इतने से काम चल जाएगा, लेकिन परसेंट में अगर याद करें तो 16.6%। कितना? 16.6% करेंगे। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो इनकी 10 करोड़, लास्ट में आपको याद करना है 34। हालांकि इसका परसेंट में देखें तो कितना हो जाएगा? 8.6%। राज्यों की संख्या कितना है? तो राज्य की संख्या 28 है। और करें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 8 है। पर्वत क्षेत्र का विस्तार है तो 10.7% है, और पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 18.6% है। करें कि पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7% है, और मैदानी क्षेत्र है जो 43% है। मैदानी क्षेत्र कितना है? 43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 वो राज्य कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद हो गया झारखंड, अ, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और बीचे बीच में कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, याद रखने वाली बात है। कर समय रेखा पर स्थित 5 राज्य है वो 82.5 डिग्री पर, जो मैंने बताया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर अंतरराष्ट्रीय सीमा संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी टोटल कितना लगाता है? तो 18। कितना? 18। तेल शोधन सलाओं की संख्या कितना है? तो 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 970 2023 तक के दिया है, 31 दिसंबर 2023 तक के। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है? तो 13 है। राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो बाघ है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु का नाम क्या है? हाथी है। और राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम देखे तो पावो क्रिस्टेस है। क्या है? पावो क्रिस्टेस है। राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? बरगद है, और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेलानासिस है। फाइकस बेलानासिस। राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल, लेकिन इसका अगर हम देखें कि वैज्ञानिक नाम तो नीलंबो न्यूसीफेरा। क्या नाम है? नीलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। आगे है राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये किस पुस्तक से लेवल गया? तो आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से। आगे राष्ट्रीय भाषा का नाम क्या है? तो हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, और ये कहाँ से लिया गया? तो मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा है। और राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है करकी प्लेटिनिस्टा गैंगटिका। प्लेटिनिस्टा गैंगटिका। करकी पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु और वहां कराईकल पड़ता है। केरल में माहे और आंध्र प्रदेश में यानम राज्यों में स्थित है। अगले देखते हैं हम लोग। तो अगले पॉइंट में हम देखेंगे भौतिक विभाजन। इसमें क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में मूल किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। किसका है? गोंडवाना लैंड का। भारत में उपलब्ध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं। किस प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर करके विस्थापित हुआ? किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा में उत्तर का मैदान भाग है, और कह रहा है कि तीसरे पॉइंट में दिया है दक्षिण का प्रदेपीय पठार है। हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग और वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर बांटा गया है। देखिए, यह पहला पॉइंट में दिया कि ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र है। दूसरा में है बृहत हिमालय, इसी को महान हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा में दिया है लघु हिमालय, उसी को मध्य हिमालय कहते हैं। और चौथे में बाह या उप हिमालय, इसी को शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो पहला को ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं,
दूसरा बृहत हिमालय या उसी को महान हिमालय कहते हैं, और तीसरा है जो लघु हिमालय उसी को मध्य हिमालय कहते हैं, और चौथा जो है बाह्य या उप हिमालय उसी को शिवालिक हिमालय कहते हैं। अगले अगर हम पॉइंट में चले तो करा हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय। बृहत हिमालय को यानी महान हिमालय भी कहते हैं। उत्तर भारत में उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भावर कहते हैं। अच्छा, जो नए वाले मिट्टी होते हैं उसको हम लोग कहते हैं खादर, और पुराने वाले को क्या कहते हैं? वांगर कहते हैं, याद रखिएगा। हिमालय का पर्वत प्रदीपीय प्रदेश कौन सा? तो शिवालिक है। कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक सल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो गिरिपद की स्थिति का है। किसका है? गिरिपद की स्थिति है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 1200 मीटर है। जो शिवालिक श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणी के मध्य में स्थित है? तो लघु महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। हिमालय की नवीनतम पर्वतीय श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत है? तो सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा है? सतपुड़ा है। कौन सा है? सतपुड़ा। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा? तो हिमाद्री, उसी को बृहत हिमालय कहते हो। तो हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री, उसी को बृहत हिमालय कहते हैं। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? तो 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। यानी पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय ट्री लाइन की ऊंचाई क्या है? कम है। उत्तराखंड में करपताल तोड़ कुएं किस भाग में पाई जाती है? तो तराई भाग में पाई जाती है। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का है। अक्साई चीन किसका भाग है? लद्दाख है। और लद्दाख से मात्र वो कौन सा सीमा लगाता है? तो अफगानिस्तान जो देश है वो 106 किलोमीटर दूरी से सीमा लगाता है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है, यानी पेड़ पौधा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। कौन सी है? अरावली। भारत का प्राचीनतम माने सबसे पुराना अरावली, और अरावली कहाँ? राजस्थान में। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितना है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। 600 से कितना? 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस पर्वत की श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी है। किसकी है? अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अनाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अनाई मुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में? तमिलनाडु और केरल में। अच्छा, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मलाबार तट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? तो तमिलनाडु और केरल में। आपने ऐसे देखा होगा कि यहाँ पे क्या है? तो केरल है, उसके बाद फिर तमिलनाडु है, यहाँ केरल है, फिर यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु है। तो ये ध्यान से ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे करें महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट। यहाँ पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र है और यहाँ पे कर्नाटक है। तो ये दोनों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। तो याद रखना है कि यह कौन सा तट है? कोंकण तट है। इलायची की जो पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य में सीमा बनाती है? तो केरल और तमिलनाडु। यही पॉइंट को याद रखना है कि यहाँ पर है केरल और यहाँ पे है तमिलनाडु। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इलायची की जो पहाड़ी है वो किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच। सेवराई की पहाड़ियां कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के परस्पर नीलगिरी की पहाड़ी मिलती है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या से मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू, जिसको गॉडविन ऑगस्टोन कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है कि भारत की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? तो केटू, गॉडविन ऑगस्टोन 8611 मीटर है। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है? राका पोसी, जो लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में है। आइए हम अगले देखते हैं। इसमें दिया हुआ है नदी के बारे में। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, राबी और सतलज दिया हुआ है। ये नदी को लगातार इसमें आपको याद करना पड़ेगा। सिंधु, उसका झेलम, चेनाब, राबी और सतलज। और इसमें और भी पॉइंट है, जैसे अगर हम देखें तो
नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो पॉइंट थोड़ी छोटी है, तो आपको किताब अगर आपके पास होगा तो आप देखिएगा इसको अच्छे से। थोड़ी हम आगे बढ़ते हैं। सैंडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है, जो अंडमान निकोबार में है। आगे चलते हैं, इसमें हम समझते हैं। माना दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड के किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से। किसको जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितना भाई साहब? तो 1722 मीटर है, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। हिमालय पर्वत एक श्रेणी जो अराकायनोमा किस देश में इसे? तो म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य में है? तो धौलाधर और पीरपंजल। जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीरपंजल के मध्य में है। आगे हम चलते हैं। पालघाट दर्रा कहाँ है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई। नथुल्ला दर्रा कहाँ है? तो नथुल्ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। अच्छा बताइए, सिक्किम की स्थापना कब हुआ था? उत्तराखंड में कोंधारी वनों के छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। अगले हम देखते हैं। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर से तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। आगे दिया है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा? तो सियाचिन है, जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। चौरावाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। जो चौरावाड़ी जो ग्लेशियर है केदारनाथ के कहाँ? उत्तराखंड में पाया जाता है। कि मेघालय का पठार किस भाग में? तो प्रदेपीय भारत का है। मेघालय का जो पठार है प्रदेपीय भारत का, और भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है मानसीराम मेघालय में होता है। कि भारत में प्रदीपीय पर्वत किस काल का निर्मित हुआ है? तो कि पैलेजोइक महाकल्प का, पैलेजोइक महाकल्प का है। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा है? तो मालवा का पठार है। जो अरावली और बिंद श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। दंडकरनाय क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। जो दंडकरनाय क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ और कहाँ है? उड़ीसा के मध्य में है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तार समतल रचनात्मक स्थल को पूर्व के द्वार तथा पश्चिम के दून भी कहता है। तो लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व के द्वार और पश्चिम के दून कहते हैं। पूर्व के द्वार कहा जाता है और पश्चिम के दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट में पाया था? तो मुंबई। तो भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? किस तट से मापा जाता है? तो कहां से मापा जाता है? मुंबई से मापा जाता है। आगे, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो 11,098.81 किलोमीटर है। 11,098.81 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे अधिक है, 1214.7 किलोमीटर। कितना? 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो 9 गो राज्य है और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें दिया गया है भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर के नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का था। किसका था? हिंद महासागर का था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तक। कन्याकुमारी को और किस नाम से जानते हैं? तो केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी चोटी है? तो सैंडल पीक है। कौन सा है? सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। आइए कुछ पॉइंट इधर देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना? तो 572 है। कितना है? 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के अलग है? तो अंडमान और निकोबार। जो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में अलग करता है। बैरन द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ बसे? तब पुलिकट झील। अच्छा, पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? पुलिकट झील कमेंट बॉक्स में बताइए। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ बसित है? तो पुलिकट झील के समीप है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुष्कोडी से। जो राम सेतु कहाँ से? धनुष्कोडी से। लक्षद्वीप कहाँ बसे है? तो अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित करता है? तो लक्षद्वीप। कौन सा है जो प्रवाल निर्मित कौन करता है? लक्षद्वीप। कौन करता है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप है? तो पंबन द्वीप है। उसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं।
करे कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। कौन सा है? मुंबई। करे कि कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ है? तो कच्छ के रण में। अच्छा, बम्बई का पहले इसका नाम था बम्बई, उसके बाद मुंबई इनका नाम हुआ, कब हुआ बताइए आप? करे कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। सर क्रिक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कोरी क्रिक कहेगा तो कच्छ के रन में। सर क्रिक कहेगा तो भारत और पाकिस्तान में। बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में है? तो पीर पंजाल। बुर्जिल एवं बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जानाता है? तो मालेसिस बेसिन के नाम से जानता है। तो मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जानते हैं? तो मालेसिस बेसिन के नाम से जानता है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है जो बुर्जिल दल्ला है, पीर पंजाल है, सब जम्मू कश्मीर में है। फिर इधर में गोरमा घाट है राजस्थान में, हल्दी घाट इधर रहा है ये राजस्थान में। फिर उसके बाद है इधर में बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। करा कि यांग आप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में। माना नीति धर्मा कहाँ है? उत्तराखंड में। काराकोरम लद्दाख में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का यांगची दीवान है। कौन सा? यांगची दीवान है। उसी प्रकार से इसमें दिया है कि सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य में स्थित हिमालय के भाग को कश्मीरी हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं क्लाइमेट यानी कि जलवायु। किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थित है। कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थित। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द है। जैसे जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द जिसको लैंड फोरम्स प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करता है। तो इस टाइप से इसमें दिया है, लेकिन उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। लैट्यूड दिया हुआ है, इन्हें अक्षांश है, ऊंचाई है, समुद्र से निकटता है, पवन की दिशा है, वन है, फिर समुद्र की जलधाराएं हैं, वर्षा है, पहाड़ है और मिट्टी है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। करा कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में शीत ऋतु किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होती है। करा कहाँ से? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जो सर्दी में होता है वर्षा, पंजाब, तमिलनाडु और कहाँ? आंध्र प्रदेश में। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और मेघालय में। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कहाँ? मेघालय में। आगे दिया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। करें कि जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु के उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। व्यापारिक पवने के बारे में दिया, तो इसको देख लेते हैं। व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं और ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों 30 डिग्री से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध 0 से 5 डिग्री तक की ओर बहती है। और उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी में दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवने कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में काला बैसाखी या तथा चाय वर्षा, माने पश्चिम बंगाल में इसको काला बैसाखी और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को हम बोलते हैं चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। जहाँ लेह माने लद्दाख में, वहां वर्षा काफी कम होता है और सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो मानसीराम मेघालय में होता है। कोपिन ने 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा? तो 5 वर्गों में बांटा था। जलवायु निर्धारण के आधार पर पहला वार्षिक और मानसिक और औसत तापमान, दूसरा में वार्षिक एवं मानसिक वर्षा और तीसरा में दिया है वनस्पति। कोपिन के ये योजना के बारे में दिया हुआ है। तो जलवायु के प्रकार है, वर्ण संकेत है और क्षेत्र है। लघु शुष्क ऋतु
जिसको सूचित करते हैं AMW से, गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट में, ये मतलब इसका दर्शाया है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु जिसका संकेत AS है, तमिलनाडु और कोरोमंडल के तट पर है। उष्णकटिबंधीय सवाना AW, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW है, इसको उत्तर पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में है। उष्ण मरुस्थल जलवायु है BWHW, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग का, ये बात दिया है। शुष्क शीत ऋतु है CWG, गंगा का मैदान और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतम प्रदेश है। लघु व ग्रीष्म के बारे में, ग्रीष्म तथा शीत आंध्र दिया है DFC, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ध्रुवीय तुल जलवायु है जो E है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दिया है। और टुंड्रा तुल है जो जलवायु EET, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में ITCZ। ITCZ एक निम्न वायु दाब, अच्छा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर समानता विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है, वस्तुतः यह दोलायमान पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलते हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुए पवनों का उत्पत्ति होती है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार, कहां, पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क और पीड़ादायक पवनें होते हैं, उसको बोलते हैं लू। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून से आगमन की जो दिया है, ये भारत के मैप में दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। कि कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसून पूर्व की ओर बौछार से कर्नाटक में होती है। तो कॉफी ऐसे भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में, भारत में पाया जाता है ना। आम्र वर्षा किस राज्य किससे संबंधित है, तो केरल और तटीय कर्नाटक। जो आम्र वर्षा है वो केरल और तटीय कर्नाटक से संबंधित है। इधर में दिया है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय समानता कब से कब तक होता है, तो जून से सितंबर तक के होता है। जो कहां से, जून से सितंबर तक के। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में, तो भारत में जो मानसून का आगमन होता है सबसे पहले होता है केरल में। कहाँ होता है, केरल में। भारत के नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहां से होती है, तो छोटा नागपुर का पठार पर। तमिलनाडु के मानसून में समानता महीने कौन से है, तो तमिलनाडु में जो मानसून होता है नवंबर और दिसंबर में, कहा, नवंबर और दिसंबर के महीने में आता है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जो भारत का मानसून को जो प्रभावित करता है वो करता है तिब्बत का पठार करता है, जेट स्ट्रीम करता है, एल नीनो और ला नीनो करता है। जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीनो करता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीलीटर होती है, तो जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु भिन्नता का मुख्य कारण है, इनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण ये होती है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और सबसे अधिक जो मरुस्थल पाया जाता है भारत में, कहा, राजस्थान में ही पाया जाता है। कि भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किसे उत्तरदायी माना था, पूर्वी जेट प्रवाह को माना था। किसको, पूर्वी जेट प्रवाह को। कुछ पॉइंट इसमें दिया है। भारत में वर्षा का जो वितरण दिया है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसे क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है। माने भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न भिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन औसत वर्षा अगर देखा जाए तो 125 सेंटीमीटर पाई जाती है। अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ी अधिक वर्षा होती है। हमने बताया था कि मेघालय में से अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटतम पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगले पॉइंट में दिया है मध्यम वर्षा के क्षेत्र में गुजरात का दक्षिण भाग, यहाँ मध्यम वर्षा होता है। गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अगर हम देखें अगले पॉइंट, न्यून वर्षा मतलब बहुत कम,
न्यूनतम वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा तो मानसीराम मेघालय में, और सबसे कम वर्षा की अगर बात करें तो कहाँ, लेह लद्दाख में। अगले पॉइंट में हम देखें तो कर कि अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वृष्टि छाया प्रदेश कर कि एवं लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कर जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य में अक्षांशों के धरातल से 12 किलोमीटर और ऊपरी पश्चिमी से पूर्वी दिशा में चलने वाले एक प्रवाह का नाम है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। सॉइल, भारत की मृदाओं का वर्गीकरण, भारत की मृदाओं का वर्गीकरण करा उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थी को दर्शाता है। इसमें करा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और बन मिट्टी। करा मृदा, सोल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से सोलम से हुई है। जो मिट्टी की उत्पत्ति हुई है किससे हुआ है, सोलम से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। क्या होता है, फर्श। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, जिसको एल्वलाई या कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी या एल्वलाई, उसी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे अधिक जो पाया जाता है ये महाराष्ट्र में। और कौन सा चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, तो देखिए महाराष्ट्र में है। मालवा पठार किस मृदा की अधिकता होती है, तो कर की काली मिट्टी। काली मृदा को स्व जुताई वाली मृदा भी कहा था, माने खुद से ये मतलब खुद जुताई वाला मिट्टी कहा था, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कारण मिट्टी का पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। मिट्टी का जो पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण, जो लाल रंग होता है मिट्टी का वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी इन किन राज्यों में पाया जाता है, तो केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। अगर लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो कहाँ, केरल, यहाँ केरल, कर्नाटक और कहाँ, महाराष्ट्र, यहाँ पाया जाता है। इसमें काजू जो होता है ना, लेटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक होती है काजू। कर लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन कर अनुवर होते जा रही है, तो लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें जिप्सम, अच्छा जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है, CaSO4 ऐसे, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। कर लेटेराइट मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो मालाबार के तटीय प्रदेश में। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है, तो करे की बलुआई यानी कि दोमट मिट्टी, बलुआई दोमट मिट्टी। करे की पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होती है, तो चिकनी मिट्टी से। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, तो दलहनी फसल, क्योंकि दलहनी फसल में नाइट्रोजन पाया जाता है। करा चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ, तो अवनालिका अपरदन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो लेटेराइट मिट्टी। चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी। और अच्छा चाय में क्या पाया जाता है, थीन। और कॉफी में क्या पाया जाता है, कॉफीन। कॉफी में कैफीन। दोमट मृदा करा कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो गाद पाया जाता है, मृतिका पाया जाता है और रेत पाया जाता है। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होता है, तो जस्ता। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, तो जस्ता के सबसे कम होता है। और जस्ता आप जानते हैं कि जस्ता की परमाणु संख्या 30 होता है, संकेत जड़न होता है। और इसका अयस्क होता है जिंक ब्लड, जिंक कैट और कैलेमाइन होता है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग करता है, तो लाइम यानी चूना का प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्पता पाया जाता है। जो लवणीय मृदा है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा और चूने की मात्रा थोड़ा कम पाया जाता है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है,
तो अम्लीय एवं फेरस आयरन के कारण, अम्लीय एवं फेरस आयरन के कारण पश्चिमी राजस्थान की मृदा किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम। किसकी? कैल्शियम। मरुस्थलीय मृदा किस पोषक तत्व का अभाव होता है? मरुस्थलीय में तो नाइट्रोजन का अभाव होता है, और सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ? तो राजस्थान में। मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो वन रोपण, यानी पेड़ पौधा को रोक कर को आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिया है, जिससे पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये इसकी खोज जो क्या था, पीएच एक स्केल था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था 1909 ईस्वी में। उन्होंने ये बताया था कि 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है, और 7 जो होती है उदासीन होती है। देखते हैं इसमें, समझते हैं। जैसे इसमें दिया क्रम संख्या के अनुसार, कह रहा 1 से 6 तक वाले को अम्लीय मिट्टी कहते हैं, और कह रहा है कि 7 वाले को उदासीन मिट्टी कहते हैं, और 8 से 14 तक के वाले को मिट्टी को बोलेंगे क्षारीय मिट्टी होता है। कह रहा है कि लाल और पीली मिट्टी अम्लीय मृदा प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस जैव पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है। जैव पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है। अगले इसमें कुछ दिया है प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में, तो ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम यहाँ से समझते हैं। करा भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये बात को याद रखना है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत जो वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। कितना होती है? 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे, और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइए कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारत में सिनकोना ब्रिज कहाँ पाया जाता है? तो दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। भारत में सिनकोना ब्रिज कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर। जो कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुदेशीय वृक्ष का उदाहरण? तो खेजड़ी या खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम करा कि किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। याद रखने वाली बात है। करा सगौन तथा सौल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। करा पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बहुत अधिक पाया जाता है। तो पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बांस। अच्छा, बांस एक प्रकार का सबसे पहले घास है, ये बात को ध्यान रखना है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी बांस। करे कि लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सुलियुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन समानता पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। करे कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 8वां स्थान। कौन सा स्थान? 8वां स्थान। भोजपत्र, जिसको भुज वृक्ष या वृक्ष कहा जाता है, हिमालय में पाया जाता है। पलास क्या? पलास को वृक्ष का जंगल की आग भी कहते हैं। जो पलास को वृक्ष के जंगल की क्या कहते हैं? आग कहते हैं। करें कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सागवान पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के वनों का देश भी कहते हैं। यहाँ सोयाबीन भी सबसे अधिक है, इसलिए सोया प्रदेश भी इसे कहा जाता है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? देवदार है। कौन सा? देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, और इसमें एक और थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट भी थे। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुआ था 1 जून 1981। भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल विस्तारित है? तो 4991.68 वर्ग किलोमीटर।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में भोपाल में कहाँ हुआ था? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की जो स्थापना हुआ था 1982 में और भोपाल में। अच्छा बताइए, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? एग्जिम बैंक की स्थापना भी 1982 में हुआ था। एग्जिम बैंक की स्थापना भी कब हुआ था? 1982। अगले हम पेज की ओर चलते हैं। तो इसमें भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र दिया हुआ है। पहला में दिया है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तो एक कश्मीर से कुमायूं तक के विस्तार दिया हुआ है। इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जैसे चीड़ है, देवदार है, शंकुधारी वृक्ष, कोनिफर्स और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष पाया जाता है। अल्पाइन क्षेत्र में शीतोष्ण से ऊपरी सीमा कर की श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष, सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। पूर्वी हिमालय में सिक्किम से लेकर दार्जिलिंग तक के देखते हैं। यहाँ क्या क्या होता है? तो शीतोष्ण क्षेत्र में ओक है, जायफल है, द्यूफल है, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष है, छोटी वेत जंगल पाए जाते हैं। और असम क्षेत्र में क्या? तो ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी में इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों की झुरमुट है। सिंधु का मैदान क्षेत्र में देखें तो पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के मैदान यह शुष्क गर्म है, इसमें कटीले वन और झाड़ियां मिलती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र में एक कछारी मैदान है, इसमें गेहूं, चावल, गन्ने की खेती होती है। तो गंगा के जो मैदान में उसमें गेहूं, चावल और गन्ने, क्या क्या? गेहूं, चावल और गन्ने। दक्कन क्षेत्र में देखें तो भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि है, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों की जंगल से लेकर के तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन है। मालाबार क्षेत्र में ये प्रायद्वीपीय तट है और घने जंगलों में अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती है, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ और काजू। अच्छा, काजू हम बताए कौन सी मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंडमान क्षेत्र में ये अंडमान द्वीप है और इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्री तटीय और अल्पलाभी जंगलों की अधिकता होती है। नजर में हम देख लेते हैं। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान है। पहला में है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुआ था और देहरादून में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। किस राज्य में? उत्तराखंड में। और एक बात भी ध्यान रखना है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी होता, ध्यान रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1938 में बेंगलुरु में। कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? कर्नाटक में। अगले पॉइंट में दिया है कि इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना 1962 में और बेंगलुरु में। कहाँ? कर्नाटक। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1970 में, शिमला में, हिमाचल प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान कहाँ? 1979 में, त्रिवेंद्रपुरम और कहाँ? केरल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में, भोपाल में, मध्य प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में, भोपाल में, कहाँ? मध्य प्रदेश में। एरिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में, जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। एरिक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में, जोधपुर कहाँ? राजस्थान में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में, जोरहट कहाँ पड़ता है? असम में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रांडिंग 1988 में, कोयम्बटूर कहाँ? तमिलनाडु में। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ? 1988 में, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में पड़ता है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 में, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 में, रांची में, झारखंड। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 में, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में। और एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997 में, हैदराबाद, कहाँ? तेलंगाना। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में, देहरादून, उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले, कौन सा जिले? चमोली जिले, वर्तमान में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश से की गई थी। अगले समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जैव विविधता दिया है, तो हम बारी बारी से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हेमिस कहाँ है? तो लद्दाख में। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। आपको ध्यान देना है, हेमिस कहाँ पड़ता है? लद्दाख में।
हेमिस लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में सिटी, फॉरेस्ट, सलीम अली, दांचीग्राम, किश्तवाड़ और काजीनाग, ये सब कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो हेमिस कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में कहा जाए तो सिटी, फॉरेस्ट, दांचीग्राम और किश्तवाड़ और कहाँ? काजीनाग। अगर हम देखें राजस्थान की बात तो मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट है, केवला देव है, रणथंभौर है, फिर सरिस्का है, ये सब कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवला देव घाना और रणथंभौर और सरिस्का, ये सब कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। हरियाणा में कलेसर और सुल्तानपुर, कलेसर और सुल्तानपुर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। इधर चलते हैं गुजरात में, तो गुजरात में है बसंदा, ब्लैक बक, गिर, मरीन, मरीन यानी कच्छ की खाड़ी। तो गिर, ये पूछा गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। तो बसंदा, ब्लैक बक, गिर, मरीन और मरीन मतलब कच्छ की खाड़ी में ही। तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो चंदोली, पेंच, गुगामल, तदोबा अंधारी, नब्बेगाव, नागजीरा, संजय गांधी, करबोरीवली उसको कहते हैं, ये सब कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। गोवा में अगर हम देखें तो महावीर है जिसको मूल्यम है, ये सब कहाँ पड़ता है? गोवा में। कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बनेरहट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, बहुत अच्छे है क्या? अंसी, बांदीपुर, बनेरहट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। केरल में अन्नाईमुड़ी, इराविकुलम, अन्नाईमुड़ी याद रखिएगा, कि इराविकुलम, मर्थिकेतन 16, प्राम्बिकुलम 16। पेरियार कहाँ पड़ता है? केरल, ये अच्छे है। पेरियार कहाँ पड़ता है? केरल। साइलेंट वैली कहाँ, शांत घाटी कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। मध्य प्रदेश में बाधवगढ़, बाधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच, फिर की डायनासोर, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। तो ये सब बहुत सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही पाया था, ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है अच्छे से। दुधवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दुधवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इधर अगर हम चले तो हिमालय क्षेत्र में बृहद हिमालय, इंदिरा किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सिमरवाला, करकी सिम्बालवारा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में, जिसको रामगंगा परिणाम था। गंगोत्री, जिम कार्बेट को रामगंगा हो गया। गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। वाल्मीकि मात्र एक बिहार में एक है, वाल्मीकि जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। करक्की, बाला फकरम और नोकरेक, बाला फकरम और नोकरेक जो पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश में माठलिंग है, नाम दफाई कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, रायमुना, देहिंग पटके, ये सब कहाँ पड़ता है? असम में। इटांगी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है नागालैंड में। इटांगी कहाँ पड़ता है? नागालैंड में। काबुल लमजाऊ कहाँ पड़ता है? तो मणिपुर में। काबुल लमजाऊ कहाँ? मात्र एक तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? काबुल लमजाऊ, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। सिरोही कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। मिजोरम में देखें तब मुरलेन है, प्लाईबुंग माउंटेन है, पश्चिम बंगाल में तब बुक्सा, गोरुमारा, नोआरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन और जल्दापरा, ये सब कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार में कैंप बेल बे, गलाथिया वे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, ये सब कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। उड़ीसा में कोची भितरकनिका, सिमलीपाली कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। त्रिपुरा में कौन कौन सा पड़ता है? त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, ये सब कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। तेलंगाना में कराया, सुब्रहानंद रेड्डी, महावीर हरीना और मुगाली, ये सब कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर, ये सब कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में गुइडी, मन्नार की खाड़ी मरीन, इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई, मुदुमलाई और मुकुर्ती, ये सब कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कि विलुप्त तो हो रहे जीवों और पेड़ पौधे के जीनों का संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतरराष्ट्रीय कौन सा? जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। अगले चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा जो असम में पड़ता है, वो एक सिंग वाले गैंडे के लिए है। किसके लिए? एक सिंग वाले गैंडे के लिए है। कि महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो महात्मा गांधी मरीन जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? अंडमान निकोबार में है।
जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो मांडला मध्य प्रदेश में। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो मांडला मध्य प्रदेश में। करेक्ट कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है और ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट कि वर्ष 1983 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। इसकी स्थापना 1974 में, जो बांदीपुर जो है कर्नाटक में है और इसकी स्थापना जो हुआ है 1974 में हुआ है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम हो गया राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में? तो नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। रणथंभौर बंजी विहार कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। रणथंभौर बंजी विहार किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। आइए कुछ इधर पॉइंट दिया है महत्वपूर्ण वन जीव अभ्यारण्य के बारे में है। तो इधर राज दिया है, वन जीव अभ्यारण्य दिया है, तो समझते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? तो कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन, श्रीशैलम और प्राणहिता है। करेक्ट कि कौन है आंध्र प्रदेश में? कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किनेर सानी है। बिहार में अगर हम देखें तो बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पश्चिम बिहार, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील तो बेगूसराय में है, कैमूर, वाल्मीकि और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये सब कहाँ पड़ता है? बिहार में। चंडीगढ़ में है सुखना झील। कौन सा? सुखना झील। छत्तीसगढ़ में अचानक कुमार सीता नदी। गोवा में है भगवान महावीर मूल्यम। गुजरात में है ग्रेट इंडियन वेस्ट गिर, कच्छ की खाड़ी, मरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिकारा, जंगली गधा ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। याद रहे जंगली गधा के लिए याद रहे, गिर है तो शेर के लिए है, जंगली गधा भी वहां पाया जाता है बंजी अभयारण्य, तो गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका। चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में है होकेसर, सुरेनसर और मानसर। लद्दाख में है चांगथाल स्थित मरुस्थल, काराकोरम में सब कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ और पलामू, करतोप चंची। कर्नाटक में डांडेली, घाट प्रभा, चंचोली, तलकावेरी। केरल में है थकेड़, इदुक्की, नेयार और परम्बिकुलम, मलाबार, पेरियार, वायनाड और करकी कुमाराकोम। इधर में दिया है मध्य प्रदेश में बोरी है, गांधी सागर राष्ट्रीय, चंबल, पन्ना, रातापानी, सोना, घड़ियाल इत्यादि। महाराष्ट्र में है करकी, फनसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नाजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद और करहाडला। उड़ीसा में है भीतरकनिका, चिल्का याद रखिएगा, भीतरकनिका, चिल्का, करकी, गहीर माथा इसको मैरिन है, नंदकान, सतकोसिया और सिमलीपली कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। पंजाब में हरिक्के झील, जो पंजाब में है कौन सा झील है? हरिक्के झील। पंजाब में कौन सा झील है? हरिक्के झील है। राजस्थान में माउंट आबू है, सरिस्का है, जवाहर सागर है, राष्ट्रीय चंबल और बनबिहारी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तमिलनाडु में कोडाई कनाल, नेलाई, प्लांट, कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कल्लड़ और इंदिरा गांधी अन्नामलाई, वेदांतंगल ये सब कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी और पटना पक्षी बिहार ये सब कहाँ? पटना पक्षी बिहार कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी बिहार कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा और ऑर्किड है। असम में है दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी आंगला और लाबो खोबा। मिजोरम में है दम्पा, याद रखिएगा दम्पा और करकी थोरांटलांग। सिक्किम में है किताम और करकी पंगोल लखा। त्रिपुरा में गुमटी है, भाई साहब त्रिपुरा में गुमटी, सिपाही जाला। नागालैंड में फाकिम, रंग पहर और करकी पुल्ली वडेज। उत्तराखंड में कौची है? केदारनाथ। करकी भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा है राजभटखावा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में।
सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में है? तो मयूरभंज जिले में है। भरतपुर पश्चिमी बिहार राजस्थान भारत के साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो भरतपुर है जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। केवला देव घाना पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस दशक में जैव विविधता दशक घोषित होते हैं? 2011 से 20 तक को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1968 में होता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी टैग पाया जाता है, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। कश्मीरी टैग पाया जाता है दांचीग्राम जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के रण में यानी गुजरात में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ ये कहाँ पाया जाता है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। तो शेर की पूंछ वाला जो मकाऊ साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? केरल में पाया जाता है। करा कि मधुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल में। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल में जो पेरियार है वो हाथी के लिए प्रसिद्ध है और बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में था? मानस वन्यजीव जो विहार है वो असम में है। कहाँ है? असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लमजाऊ जो कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। आइए कुछ दिवस दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। अर्थ आवर दिवस है जो मार्च का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। करा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। एक बार फिर से रिकवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जैव विविधता दिवस 22 मई। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इधर देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। ध्यान रखिएगा। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में। जो गर्म पानी अभ्यारण्य है जो किस राज्य में है? असम में है। आगे देखें। करकी कवागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? कवागा है जो जेबरा का है। किसका है? जेबरा। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान प्रसिद्ध है। करकी डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। कंचनजंगा जो कहाँ है? सिक्किम में। इसकी स्थापना 1970 में। जो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक जो पर्यावास है गिर शेर के लिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में। सारस किस राज्य का राष्ट्रीय पशु? तो उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पश्चिमी बिहार किस राज्य में है? तो गुजरात में। करा कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त किया है? तो 12। कितना है? 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया की सबसे बड़ी घास के मैदान कौन सी है? तो बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18। कितनी है? 18। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1973 में हुआ और इन बाघों की संख्या में वृद्धि का संरक्षण करना है। बाघों की संख्या में वृद्धि करने का इनका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए हम समझते हैं इसमें भारत के रामसर स्थल के बारे में। अभी कुल कितना है वर्तमान में? तो 91 है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कौन से है? तो बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। करा कि होकरेसर आंध्र भूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। करा सुरेंसर मानसर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाइगम आंध्र भूमि संरक्षित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सालबुंग आंध्र भूमि सालबुंग आंध्र भूमि संरक्षित रिजर्व कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। तो बुलर झील ये याद रखिएगा, मीठे पानी का झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। आगे हम चलते हैं पंजाब में। करा कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजला
कांजली कांजली झील कहाँ है? पंजाब में। हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। नागलबन झील कहाँ है? तो ये पंजाब में। रोपड़ झील कहाँ है? पंजाब में। कसेरूपुर मियां सामुदायिक रिजर्व कहाँ है? पंजाब में। हरियाणा में सुल्तानपुर है, भिंडवासा है, ये सब कहाँ है? हरियाणा में। राजस्थान में सांभर झील है, केवला देवघाना है, मैनार है, खिचान, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। गुजरात में बाधव आंध्र भूमि, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील और खिजड़िया बंजीवन कहाँ है? तो यह है कहाँ? गुजरात में। महाराष्ट्र में नदूर, करकी, मदहमसेश्वर, लोनार झील और ठाणे क्रिक, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में। कर्नाटक में अगर हम देखें तो रंगनथिक्कू पक्षी अभयारण्य, करकी अक्सद समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर अधसागनी मुहाना और का मगधी केर संरक्षण रिजर्व, ये सब कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और केरल में है वेबनाद, वेबनाद कोल आंध्र भूमि, अष्टमुडी और सष्टमकोट्टा झील कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है केरल में। मध्य प्रदेश में भोज आंध्र भूमि, सांख्या सागर, सिरपुर आंध्र भूमि, यशवंत सागर, अत्ताबा जलाशय, सब कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। लद्दाख में त्योसो आंध्र भूमि है, त्योसो मोरेरी झील है, ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आंध्र भूमि, चंद्रताल आंध्र भूमि और आसन आंध्र भूमि, ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो इधर में दिया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है? अपर गंगा नदी, ये ब्रज घाट से नरोरा तक के है और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दिया है सरसई नवार झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। साड़ी पचवन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पचवन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। करकी शमसपुर पचवन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। परवर्ती अर्घ पक्षी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। करसूर सरोवर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। बखीरा बंजवर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सिक्किम में खोजो करकी खेजो ओपलरी आंध्र भूमि कहाँ है? सिक्किम में। अब बिहार में कावर, नागी, नकटी, ये सब कहाँ है? बिहार में। कावर झील, नागी, नकटी कहाँ? बिहार में। असम में दीपोर, दीपोर बिल कहाँ है? असम में। तो दीपोर बिल कहाँ है? असम में, याद रखिएगा। अब बिहार वाला तो अच्छे से याद रखिएगा। कावर झील, नागी और नकटी कहाँ? बिहार में। मणिपुर में लोकटक झील है। मिजोरम में पाला आंध्र भूमि है। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है और पश्चिमी बंगाल में पूर्वी आंध्र भूमि और सुंदरवन। सुंदरवन तो याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में भीतरकनिका, भीतरकनिका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। भीतरकनिका उड़ीसा। और कह रहा है कि चिल्का झील उड़ीसा, सतकोसिया झील उड़ीसा, टपारा झील उड़ीसा, अनसुप्पा झील उड़ीसा, हीराकुंड कहाँ? उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अब तमिलनाडु में देखिए बहुत है, अधिक है, मैंने 20 से अधिक लमसम है। इसमें दिया है सबसे अधिक अगर कहेगा रामसर स्थल तो कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। करक्की पॉइंट कैलीमर वन जीव एवं पक्षी अभयारण्य, ये पड़ता है तमिलनाडु में। किरिकल पक्षी अभयारण्य कहाँ? तमिलनाडु में। करक्की पल्लिकरनई दलदली भूमि कहाँ? तमिलनाडु में। पिचाम्बरम मैग्रोवन कहाँ? ये तमिलनाडु में। करक्कुन कुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ? तमिलनाडु में। मनार की खाड़ी तमिलनाडु में। कर बेबनूर आंध्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। बिलोड पक्षी कहाँ? तमिलनाडु में। कर वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ? तमिलनाडु में। उदय मार्तंडपुरम कहाँ? तमिलनाडु में। चित्रागुंडी कहाँ? तमिलनाडु में। सुचित्रम थेरू वेटलैंड कहाँ? तमिलनाडु में। बुडूर पक्षीवन कहाँ? तमिलनाडु में। काजीर कुंडलम पक्षीवन कहाँ? तमिलनाडु में। कराईवेट्टी पक्षीवन कहाँ? तमिलनाडु में। लॉन्ग बुडसुल कहाँ? तमिलनाडु में। नजारयन पक्षी कहाँ? तमिलनाडु में। कासू जेवेली पक्षीवन कहाँ? तमिलनाडु में। सकारा कोटाई पक्षीवन कहाँ? तमिलनाडु में। अथेर थंगल पक्षीवन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो ये रहा रामसर स्थल, एक बार आप अपने से भी ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया है। तो नीलगिरी की स्थापना सबसे पहले दिया 1986 में। अच्छा है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो नीलगिरी की स्थापना 1986 में नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नंदा देवी की स्थापना 1988 में उत्तराखंड में है। नोकरेक 1988 में मेघालय में। 1989 में मनार की खाड़ी कहाँ? तमिलनाडु में। सुंदरबन 1989 में पश्चिम बंगाल में। मानस 1989 में असम में। 1989 में ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। 1994 में सिमलीपाल उड़ीसा में। 1997 में डिब्रू सैखोवा कहाँ? असम में। और 1999 में दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिवांग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में।
पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी स्थापना 1999 में। कंचनजंगा पड़ता है सिक्किम, इसकी स्थापना 2000 में। 2000 कर अगस्त मलाई 2001 में तमिलनाडु और केरल में दिया है। 2005 में अचानक कुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में, अचानक कुमार मध्य प्रदेश में, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। 2008 में कच्छ के रण है और ग्रेटर यानी गुजरात में। 2009 में कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट कहाँ, हिमाचल प्रदेश। 2010 में शेषाचलम पहाड़ी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और 2011 में पन्ना कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वन जीव संरक्षण परियोजना, अब क्या पढ़ना है, वन जीव संरक्षण परियोजनाएं के बारे में एक बार हम देखते हैं इसको। करक्की कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 में प्रारंभ होता। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर के सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है, याद रखिएगा। गिर सिंह परियोजना 1972 में और गिर अभ्यारण्य के केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ। गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित उद्यान का एकमात्र ऐसा है जो स्याही शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर सिंह परियोजना याद रखिएगा। बाघ परियोजना 1973 में बाघों की संख्या की कमी को रोकना, उनकी संख्या में वृद्धि करना, और ये 1973 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में, कछुआ वाला 1975 में। उड़ीसा के भीतर कनिका में पाए जाने वाले ओलिवा रिडले कछुआ, ओलिवा रिडले कछुआ दक्षिण अमेरिकी कछुआ का प्रजात है। और घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 से ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की गई। इसी परियोजना का विस्तार करक्की कुकरैल, लखनऊ उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और असम, बिहार, नागालैंड में भी पाया जाता है। थॉमिंग मृग परियोजना 1970 में। थॉमिंग मृग मणिपुर में पाए जाने वाले विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। गैंडा परियोजना 1987 में। एक सिंग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। एक सिंग वाला गैंडा केवल कहाँ पाया था, भारत में। ये असम के मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा उद्यान, काजीरंगा कहाँ है, असम में, और मानस भी कहाँ है, असम में। पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य करक्की गैंडा का मुख्य शरण स्थल है। हाथी परियोजना 1992 में और केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में प्रारंभ की गई थी। भारत के करक्की प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्र में पेरियार अभ्यारण्य, जो पेरियार कहाँ पड़ता है, केरल, और मानस कहाँ पड़ता है, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान करक्की राजाजी कहाँ, उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं। लाल पांडा परियोजना 1996 में विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पदमज्जा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान के प्रारंभ में। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश कैट बिलियर के नाम से प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। तीव्रता से लुप्त हो रहे गिद्धों को बचाना और गिद्धों की मृत्यु का कारण पशु को दी जाने वाली, ये दवा का नाम याद रखिएगा, डाक्लोफेनॉक नामक दवा। यह दवा कि अब प्रतिबंधित है, माने ये दवा को मतलब प्रतिबंध लग गया है। परवाल भित्ति 60 से 70 मीटर तक के गहरे, स्वच्छ और कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं। इसमें अपवाह तंत्र दिया है, तो ये तो बस छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों का अपवाहित क्षेत्र, क्यों कहते हैं, अपवाह तंत्र। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का है। मानस किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। जो मानस है किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र के। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से आता है, तो सांगपो के नाम से। जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो। कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सी है, तो गोमुख है। क्या है, गोमुख। ले सिंधु नदी के नाम से तट पर अवस्थित है, दाएं तट पर। कौन से तट पर, दाएं तट पर। भारत किन दो नदियों के उद्गम स्थान लगभग एक ही हैं, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो पद्मा। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर। गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा जो शहर स्थित है कौन सा है,
कानपुर है। कौन सा है? कानपुर। कर गंगा की उभय सहायक नदी कौन सी है जिसकी उद्गम मैदानी भागों से हुआ है? तो गोमती यानी पीलीभीत से हुआ। अब दिया है भारत की प्रमुख नदियां एवं बांध दिया है। तो इसमें दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा एवं बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड नदी का हीराकुंड है ये, उसके बाद नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा है, आप देख लीजिएगा एक बार। सिंधु, हाँ समझते हैं, सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। तो सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी, सिंधु ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी कहाँ? तिब्बत से मतलब उद्गम होता है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में कौन सी है? तो मंदाकिनी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के कौन सा है? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख नदी से समझ जाता? अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के जल पर है? तो अलकनंदा। बद्रीनाथ अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो बंदरपुछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमपद से। बंदरपुछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमपद से। दामोदर नदी किस नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली। दामोदर किसकी है? हुगली। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलज। हिमाचल प्रदेश से चेनाब, रावी और सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाले कोसी, भाई साहब कोसी है जो बिहार को बहुत ही मतलब हानि पहुंचाता है, इसीलिए बिहार का शोक भी कहा जाता है इनको। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में नीलांबन के कारण भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ? तो दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों में राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी। कौन सा नदी? बेतवा नदी। अब दिया है भारतीय नदी प्रणाली के बारे में। तो इधर है हिमालय नदी तंत्र और इधर है प्रदीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और प्रदीपीय में है पश्चिमी घाट से और इधर दिया बिंद श्रेणी से। तो पश्चिमी घाट से कौन सा? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार। जो पश्चिमी घाट से कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार। जबकि ये उद्गम दिया है बिंद श्रेणी से महानदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। भारत किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है? तो चेनाब नदी पर। भारत किस नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया है? तो चेनाब नदी पर। नर्मदा और ताप्ती नदी के समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण हुआ? तो जवारनद मुख यानी एस्चुअरी। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाले दो प्रमुख नदी नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाले दो प्रमुख नदी नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाले। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ? अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो भूमिबंध या अंतर्वाही है। और बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से। कौन सी नदी से? गंडक नदी से। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी। क से कपिला, क से कावेरी याद रखिएगा। नदी की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी सही अनुक्रम है। माफ कीजिए, इसमें दिया गया है तो गोदावरी की सबसे 1465 किलोमीटर है, नर्मदा का 1312 किलोमीटर है, और महानदी को 851 किलोमीटर है, और ताप्ती का 724 किलोमीटर है। तो सबसे अधिक अगर इसमें देखें तो गोदावरी का है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की नदियों में किस जल ग्रहण क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो कौन सा? गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो हंगरी जो है ये तुंगभद्रा की है। श्रीरंगपट्टनम, शिवसुंदरम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित है। जो कावेरी नदी होती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर के प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी
मंदाकिनी नदी चौरावाड़ी ताल नामक झील से निकलती है और सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो अब ये रहा भारत की प्रमुख नदियां। तो हम इसको अगले टॉपिक में हम समझेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका एक कमेंट मेरे लिए काफी योगदान रहेगा। तो प्लीज आप जरूर एक कमेंट अच्छा सा कीजिए, जिससे हमको पढ़ करके काफी खुशी फील होगा।